परवल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। प्याज मसाले की खास फसल है। अभी इसकी फसल बढ़वार की अवस्था में है और इसी समय फसल में कई रोगों का प्रकोप होता है जो कि फसल की बढ़वार बाधित करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि फसल की पैदावार और क्वालिटी दोनों ही कम हो जाती है। अगर किसान सही समय पर रोगों की रोकथाम कर लें तो इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद से। जो बात करेंगे प्याज में लगने वाले प्रमुख रोग और उसका हम लोग कैसे प्रबंधन कर सकते हैं अपने खेतों में, अपने फील्ड में। तो सभी अन्य फसलों की तरह प्याज में भी बहुत सारे रोग लगते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ दी जो रोग लगते हैं वो फफूंद के कारण लगते हैं। इसमें पहला आता है आर्द्र गलन रोग, जिसको हम लोग डैम्पिंग ऑफ के नाम से भी जानते हैं। तो पहले डैम्पिंग ऑफ के बारे में डिटेल से बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बीमारी जो है नर्सरी से ही आती है। तो प्रायः किसान देखते हैं कि जब नर्सरी लगाते हैं उस समय से ही अगर इसका प्रबंधन करें तो भी हम इसको 100% निजात पा सकते हैं। तो करना यह है, पहले बीज जब हम लगाने शुरू करें अपना नर्सरी, तो उस समय हमको थोड़ी उचली ज़मीन जहाँ ऊंची ज़मीन हो, पानी जमा ना होता हो, वैसे फील्ड का हम लोग चयन करें। और उसमें शुरुआती में क्या करना है कि थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर के साथ ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति केजी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर के हिसाब से हम अपने नर्सरी बेड पे पहले लगा दें, एक आवरण दे दें, जिससे ये डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन रोग का प्रकोप बहुत ही हद तक कम हो जाता है। उसके बाद भी अगर इस बीमारी का प्रकोप होता है तब ये स्पेशली पिथियम और फाइटोप्थोरा नामक फफूंद के कारण होता है, जो अगर मॉइस्चर आपके नर्सरी फील्ड में अगर रह जाता है ज़्यादा तो ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो इसमें कुछ नहीं, बेवेस्टिन कार्बेंडाजिम के नाम से फफूंदीसाइड आपके मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। उसका क्या करना है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाइए और मिट्टी में ऊपरी सतह पर ड्रेंचिंग कर देना है, मीन्स मिट्टी को भिगो करके उपचार कर देना है। तो देखा जाता है कि आर्द्र गलन रोग का प्रकोप बहुत ही हद तक कम हो जाता है। ऑर्गेनिक प्याज की खेती कर रहे हैं तो उसमें केमिकल के जगह पे हम लोग ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास 5 ग्राम प्रति केजी कंपोस्ट के हिसाब से हम लोग उसमें मिला करके कर सकते हैं। प्याज का श्याम वर्ण यानी काला धब्बा रोग के प्रारंभ में पत्तियों के बाहरी भाग पर जमीन से लगने वाले भाग में राख के रंग के चकत्ते बन जाते हैं, जो बाद में बढ़ जाते हैं तथा संपूर्ण पत्तियों पर काले रंग के उभार दिखने लगते हैं। ये उभार गोलाकार होते हैं। इससे प्रभावित पत्तियां मुरझाकर मुड़ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मैकोजेब 2.5 प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था रखें। साथ ही फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरी बीमारी आती है स्टेमफिलियम ब्लाइट। स्टेमफिलियम ब्लाइट को हम लोग पत्ती धब्बा भी रोग भी कह सकते हैं, जिसमें पत्तियां पूरी जल जाती हैं। तो सर्वप्रथम यह भी एक फफूंद जनित रोग है। इसमें देखते हैं कि पत्तियां जो होती हैं शीर्ष की ओर से सूख करके वो इसका बढ़वार होता है। धीरे धीरे शुरुआत में क्या होता है, 2-4 धब्बे आपको प्रतीत होंगे और बाद में जैसे जैसे ये बीमारी उग्र होती है ये धब्बे आपस में मिल करके एक पत्र लांछन का रूप ले लेते हैं। मतलब दूर से ऐसा लगेगा कि पत्ती पूरा जला हुआ है। तो इस ऐसे रोग में हम लोग नियंत्रण हेतु क्या करें कि अपने खेतों में ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा नमी ना उत्पन्न होने दे, पहली बात। और इसको 100% निदान करने के लिए हम लोग को बार बार फसल चक्र अपनाना चाहिए। मतलब बार बार एक ही खेत में प्याज को नहीं उगाना है। तीसरी हम लोग ये कर सकते हैं कि इसमें मैनकोजेब, आप लोग जानते हैं, मैनकोजेब या एंडोफिल M45 के नाम से बाज़ार में रसायन उपलब्ध है। इसका हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर छिड़काव कर देते हैं तो स्टेमफिलियम ब्लाइट से हम लोग निजात पा सकते हैं। इसके बाद अन्य बीमारी आती है। इसमें कुछ
वायरस का भी देखा जाता है कि प्रकोप होता है, उसमें कुछ थ्रिप्स होते हैं, उसका भी अटैक होता है। तो सर्वप्रथम हमें पौधों को देखना है विशेष रूप से कि अगर पत्तियां घूम रही हैं, कर्लिंग हो रही है, या पत्तियां नीचे से ऊपर की ओर मुड़ रही हैं, या ऊपर से नीचे की ओर ट्विस्ट हो रही हैं, तो हम जानते हैं कि समझ लेना चाहिए कि इसमें वायरस का, विषाणु का प्रकोप हो चुका है। थ्रिप्स कीट यह एक छोटे आकार का कीट होता है जिसके शिशु और वयस्क दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं। पत्तियों पर सफेद धब्बे बनते हैं जो बाद की अवस्था में पीले सफेद हो जाते हैं। यह कीट शुरू की अवस्था में पीले रंग का होता है जो आगे चलकर काले भूरे रंग का हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मुख्य खेत में पीले और नीले रंग का चिपचिपे प्रपंच या ट्रैप लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। रुपाई के बाद डाइमिथोएट 1 मिलीलीटर मात्रा या फॉस्फामेडियन 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर में मिलाकर 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। एक अन्य बीमारी आती है प्याज में पर्पल ब्लॉच के नाम से, जिसको बैंगनी धब्बा रोग भी कहते हैं। ये पत्तियों पर देखेंगे आप कि नाव के आकार का या आँख के आकार का धब्बा उत्पन्न होता है और धीरे धीरे पत्तियां जलने जैसी लगनी शुरू हो जाती है और अति उग्र होने पर यह बीमारी के कारण कंद हमारा बड़ा नहीं हो पाता है, पौधे बौने रह जाते हैं। ये हो गई तीसरी बीमारी। चौथी बीमारी आती है इसमें जड़ गलन रोग, या हम लोग कॉलर रॉट भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जब हम लोग प्याज को ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में, उस समय अगर हम लोग ट्रीटमेंट करके नहीं लगाते हैं, मतलब कंद को अगर उपचार कर ले, बिछड़े को उपचार कर लेते हैं, तो ये बीमारी बहुत हद तक हम लोग कम कर लेते हैं। तो करना ये है कि जब हम लोग बिछड़े को ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में, उस समय हम लोग 2 तरीके से इसका उपचार कर सकते हैं। एक जैव जीवनाशी से, जैसे ट्राइकोडर्मा हर्जियनम है या ट्राइकोडर्मा विरिडी है, उसका हम लोग क्या करें, 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, अगर जैव जीवनाशी से कर रहे हैं तो उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने बिछड़े को डुबा करके रखना है कहीं छायादार जगह में। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करना है। फिर भी अगर इस तरह का बीमारी आता है तो एक साफ नाम का दवाई आता है जिसमें कार्बेंडाजिम और आपका मैनकोजेब मिश्रित रूप से इसमें रहता है। इसका हम लोग ड्रेंचिंग सॉइल में कर सकते हैं, तो जड़ गलन और जो आपका कॉलर और जो बीमारी आती है वो नहीं आएगी। और प्याज में खास करके कोई भी रसायन आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि कोई स्टिकर, अगर स्टिकर उपलब्ध ना हो तो एक शैम्पू का पाउच साथ में रसायन में घोल देना है और उसके बाद अगर हम स्प्रे करते हैं तो दवा अधिक प्रभावकारी हो जाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। परवल की खेती हमारे राज्य के दियारा क्षेत्रों में बहुत से किसान भाइयों ने की है और अभी उनकी फसल पुष्पन से लेकर फलन अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में सिंचाई के साथ साथ कीट और रोगों की रोकथाम करना जरूरी होता है, तभी फसल से अच्छी पैदावार होती है। चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, आप परवल की खेती कर चुके हैं और जो परवल की खेती आप अगस्त से नवंबर तक की रोपनी कर चुके हैं। अभी जाड़ा का मौसम है, जाड़ा के मौसम में जो लत्ती वाली सब्जी हो, खास करके परवल में भी कई प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर खरपतवार आपके खेत में अधिक है तो इससे निजात पाने के लिए सबसे पहले किसान भाई खेत को साफ सफाई
निकाई गुराई अवश्य करें ताकि खेत आपका साफ सुथरा हो। जो भी पोषक तत्व दिए हैं वो परवल के पौधे को मिले। फरवरी मार्च माह में जब पौधों में नए कल्ले फूटने लगते हैं तब मचान बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। परवल के 2 कतारों के बीच 2 मीटर चौड़ाई में 2 से 2 मीटर की दूरी खंभे गाड़ते हैं और बीच में इस प्रकार सुतली से बांधते हैं कि मचान के रूप में बन जाए। प्रत्येक कतार के साथ 50 सेंटीमीटर खाली स्थान रास्ता छोड़ना चाहिए ताकि दवा का छिड़काव, निकाय, गुड़ाई, सिंचाई तथा फलों की तुड़ाई आदि कृषि क्रियाओं को आसानी पूर्वक किया जा सके। और इससे क्या होगा, उसका विकास ठीक से होगा और जनवरी के लास्ट या फरवरी माह में उसका फलन शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि उसमें कभी कभी जो ऊपरी भूमि होती है तो उसमें दीमक का प्रकोप या जो जड़ से उसका दीमक कीट जो होता है, दीमक टर्माइट, वो खा जाता है और पूरा पौधा सूख जाता है। तो उसके लिए किसान भाई इस समय भी आप हर एक थल्ला में 10 से 15 ग्राम प्रति थल्ला के हिसाब से जो दानेदार दवाई होता है थीमेट या फुराडोन, इसका प्रयोग करेंगे तो इससे निजात मिल जाएगा। और जब जनवरी के अंतिम सप्ताह किसान भाई या फरवरी माह में 20 किलो यूरिया प्रति थल्ला के हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद जब फरवरी के माह के अंत या मार्च में भी किसान भाई 20 ग्राम यूरिया प्रति थल्ला और उसके साथ 35 ग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट प्रति थल्ला 35 ग्राम प्रति थल्ला के हिसाब से आप प्रयोग करेंगे। और ये नमी भी आप देख लेंगे किसान, वैसे इसकी सिंचाई उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन नमी रहना जरूरी है। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद-बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। तो इस तरह से आप जो प्रबंधन आप करेंगे किसान भाई परवल की खेत में और खेत को साफ सफाई रखेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात है कि किसान भाई आप हमेशा जब भी परवल की खेती करें तो एक बात पर जरूर ध्यान दें कि जब आप परवल की खेती करते हैं तो उसमें कम से कम 5% नर मादा हमेशा अवश्य रहना चाहिए। अगर नर मादा की संख्या कम होगी तो फलन पर प्रभाव पड़ता है और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उत्पादन में वो कटौती हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं बल्कि वे मादा पुष्पों में परागन का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागण करना चाहिए जिससे फल अधिक बनते हैं। मृदुलो मिल आसिता पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर धूल रंग के फफूंद के जाल दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां मर जाती है और पौधों के बढ़वार रुक जाती है। इसके निदान के लिए इंडोफिन M45 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। तो इन सारी बातों पर ध्यान रख के आप किसान भाई परवल का जो प्रबंधन करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, कीट व्याधि का रोकथाम करेंगे और जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है जनवरी और मार्च महीने में अगर करते हैं प्रति थल्ला के हिसाब से तो उत्पादन बढ़िया। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
कम समय में अच्छी आमदनी देने वाली मूंग और उड़द की खेती इस समय किसान कर सकते हैं, लेकिन इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए किसानों को उन्नत बीज से लेकर फसल के सारे प्रबंधनों को वैज्ञानिक तौर तरीकों के आधार पर करना होगा, जिसके बारे में बता रहे हैं दिव्यानंद कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार। किसान भाइयों, आज जो है हम सभी लोग जो है गर्मा दलहन के बारे में चर्चा करने आए हुए हैं, जिसमें हम सभी लोग उड़द और मूंग की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस समय लगाने का समय आ गया है। मूंग और उड़द के लिए एक ही जैसा खेत होना चाहिए। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। और इसके लिए आप सभी को अच्छे तरह का बीज का प्रबंध करना जरूरी है, जिसमें मूंग के लिए आपको जैसे सम्राट है, उषा विशाल है, मालवी जयंती है, नरेंद्र मूंग 2 है, ICPH 2-3 है और ये पंत मूंग 14 है। ये सब वेराइटियां आपको कोशिश करना है, जहां से भी बीज मिल जाए उसको लगाने का प्रयास के लिए ये संरक्षित कर लें। और उड़द के लिए बढ़िया वेराइटी है पंत उड़द 31, सुलता है, सुजाता है और ये लगभग पासा। और साथ ही साथ अन्य वेराइटियां जो आती हैं उसमें भी कोशिश करना चाहिए कि आपको जो नई वेराइटी मिले उसको लगाने की कोशिश करें। और गर्मा मूंग में, गर्मा उड़द में लगभग 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है, और जबकि इसको खरीफ में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगाया जाता है। बुआई के पूर्व बीजों को कवकनाशी से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसके लिए बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें। और शुरू में प्रयास करना चाहिए कि आपका बुआई के समय अगर उस खेत में ये राइजोबियम या PSB नहीं लगाए हों तो बीज के ऊपर राइजोबियम और PSB को उपचारित करना चाहिए। तो राइजोबियम के लिए आपको मूंग और उड़द का अलग अलग राइजोबियम रहता है, और PSB में भी आपको सभी के लिए PSB एक ही जैसा होता है। PSB लगाने से हमारा जो फास्फोरस 112 किलोग्राम हमने दिया था DAP के रूप में, पौधा पूरी की पूरी बढ़िया ढंग से उसको प्राप्त कर लेता है। जबकि ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको राइजोबियम देने से लगभग 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन हवा के से लेकर के पौधा जो है प्राप्त करता है। इसीलिए उसके बीज में इसको 1 लीटर पानी में लगभग 200 ग्राम गुड़, 100 से 200 ग्राम गुड़ को घोल बना करके ठंडा कर लेते हैं, उसके बीज पे गिराते हैं और वह जो है चिपचिपा हो जाता है। उसके बाद इस राइजोबियम को उसमें लेपित कर देते हैं और फिर PSB लगाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पहली सिंचाई बुआई से पहले करें, क्योंकि बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना जरूरी होता है। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। बुआई मेंढों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए। हम जब खेत की तैयारी कर लेते हैं तो उसमें उर्वरक की जो मात्रा होता है तो 25, 50, 25, 20 इसको देने के लिए लगभग 12 किलोग्राम आपका यूरिया लगता है, 110 किलोग्राम DAP लगता है, 40 किलोग्राम पोटास लगता है और लगभग 30 किलोग्राम सल्फर, तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो इसको बुआई के समय आप देने की कोशिश करें। और इसको लगाने के लिए लाइन से लाइन दूरी जो रखा जाता है लगभग 25 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। और खरपतवार नियंत्रण करने के लिए प्री इमरजेंस में एलाक्लोर और दूसरा पेंडीमेथिलीन, ये बुआई के समय, बुआई के दिन प्रयोग किया जाता है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद मौसम के अनुसार जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो पहली सिंचाई करें। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल से ग्रीष्मकालीन फसल में पानी देते रहना चाहिए।
इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। और इसमें कुछ कीट लगते हैं, जिसे चित्तीदार धब्बे कीट या इल्ली या जो है थ्रिप्स या पिलू, इन सब को रोकने के लिए आपको प्रयास करना है कि हमें जो है नीम का तेल प्रोसेस किया हुआ तो 1 लीटर पानी में 5 ml घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो आपका ये कीड़े रुक जाते हैं। या प्रकाश प्रपंच के रूप में कीड़ों को रोकना चाहिए, तो आपके क्षेत्र में आपका ये लगभग दलहन का अच्छा रहेगा। गर्मा में आप दलहन की खेती अच्छी हो जाएगी। और इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रख करके हम अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मदनपुर, जिला औरंगाबाद के कपिल सक्सेना ने। आपने मुर्गी की झारसीम नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक बहुत ही अच्छी किस्म विकसित की गई है, जिसका नाम है झारसीम। झारसीम ऐसे नाम से भी लगता है, ये 2 यहाँ के लोकल नेम में 2 का नाम जुड़ा हुआ है, वहाँ पर झार और सीम। कहने का मतलब जो किसान भाई अंडा और मांस दोनों के लिए मुर्गियों का किस्म अगर कोई पालना चाहते हैं तो उसमें झारसीम क्या किस्म भी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली किस्म है। रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने देसी मुर्गा और मुर्गी की नई प्रजाति झारसीम विकसित की है। ये मुर्गियां सामान्य देसी मुर्गियों की तुलना में 4 गुना तेजी से विकसित होती हैं और देसी मुर्गियों की तुलना में 1 साल में 2.5 गुना से अधिक अंडे देती हैं। इनके अंडे सामान्य देसी मुर्गी के अंडे से लगभग दुगने वजन के होते हैं। ये 1 साल में 120 से 150 तक अंडे देती है, जबकि आमतौर पर देसी मुर्गियां सालाना 60 अंडे देती हैं। इनके जो मांस वृद्धि दर भी देखें तो डुअल पर्पस में बाकी जो भारत के अन्य जगहों से विकसित की हुई प्रजातियां हैं उनसे ये कहीं पर भी कम नहीं होते हैं। ये 3 से 4 महीने में इनके जो शरीर वजन है ये 1200 से 1500 ग्राम तक अचीव कर लेते हैं और ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इनके इस वजन को प्राप्त करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा अतिरिक्त दाना मिश्रण पर निर्भरता नहीं रहती है। इनका अंडे देने की जो क्षमता है ये शुरुआत होती है करीब 5 से 6 महीने के आसपास में ये अंडा देना शुरुआत कर देती हैं। इनके अंडे का रंग भी जैसे देसी बर्ड का रंग में जो ब्राउन कलर का सेल, एग सेल जो ब्राउन कलर का होता है, भूरा रंग का, उसी तरह का होता है। जिसके कारण बाज़ारों में भी इसकी डिमांड बहुत अच्छी होती है। इनकी इस किस्म के मुर्गियों की अगर अंडा देने की क्षमता की बात करें तो इसमें भी ये काफ़ी अच्छा साबित हो रहे हैं। साथ साथ जो मेल होते हैं उनमें भी देखा गया है कि वजन वृद्धि भी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, ये झारखंड में तो हम ग्रामीण जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देख ही रहे हैं। इसके आसपास के भी राज्यों में जैसे नॉर्थ ईस्ट में असम, घाटी, इन सबों में देखा है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन बिहार में हुए हैं, उड़ीसा में भी इसके डेमोस्ट्रेशन हुए हैं और सब जगह से ये देखा गया है कि इनके जो ग्रामीण परिवेश में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आप